हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीट लेवल फर्स्ट का टॉपिक देख रहे थे बहुभुज। इस बहुभुज में हमने जो अपना टॉपिक चल रहा था ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं। ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताओं में सभी प्रकार के चतुर्भुज हमने कंप्लीट कर चुके थे, जैसे कि समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, वर्ग, आयत, ये सब इनकी विशेषताएं देख लिए थे। लेकिन इनके क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में नहीं किए थे, जिसको हम देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जैसे दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y के मान बराबर है, मीन्स x और y के मान आपको निकालना है इस समांतर चतुर्भुज में। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं लास्ट वीडियो में बता चुकी थी मैं, उसे आप रिपीट करो, देखिए क्या विशेषताएं थी कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती है। एक था कि उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और थर्ड था कि समांतर चतुर्भुज में इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कौन से होते हैं? जैसे कोण ए की जो आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं कौन कौन सी है? एक तो AB और एक AD, ये दोनों आसन्न भुजाओं पर बने जो कोण हैं ये तो आसन्न कोण कहलाएंगे, और सम्मुख कोण ये सामने वाला कोण हो जाएगा। इसी प्रकार से B कोण का सम्मुख कोण कौन सा हो गया? ये कोण D। तो अब हमसे ये x और y के मान पूछना चाह रहा है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इस गुण की सहायता से हम ये मान के चलते हैं कि 4x + y, यानी जो कोण A है वो कोण C के बराबर है। तो 4x + y बराबर हो गया 75 डिग्री, और इसी प्रकार से कोण B कोण D के बराबर है, तो 2x + 5y बराबर है 150 डिग्री के। अब आपको दो समीकरण मिल गए इसमें, ठीक है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान हमको निकालना है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, समान चर कर लेते हैं, है ना। x और y दो चर है ना इसमें, तो हम इसमें x चर को समान बना लेते हैं। इसके लिए हम समीकरण 2 को किससे गुणा कर देते हैं? 2 से, ताकि ये भी 4x बन जाएगा। तो देखिए, समीकरण 1 तो अपने पास पहले से दिया हुआ था, 4x + y बराबर 75 डिग्री, और समीकरण 2 को जब 2 से गुणा किया तो ये हो गए 2 दूनी 4x + 10y बराबर 300 डिग्री। अब देखिए, अब समीकरण 1 में से हम 2 को घटा रहे हैं, तो घटाने पर क्या होगा, या नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो, ये 4x से 4x कैंसिल हो गए, माइनस के 10y में से y गए तो माइनस के 9y, माइनस के 300 में से 75 गए तो कितने बचेंगे? माइनस के 225 डिग्री। अब हमको y का मान निकालना है, तो माइनस के 225 डिग्री अपॉन माइनस के 9। तो देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और इससे हम 9 से इसको हटाएंगे तो 9 दूनी 18 और 4 9 5 45, 25 डिग्री। तो y का मान हमको मिल गया 25 डिग्री। ये तो आ गया y का मान। तो अब इस y का मान हम समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख देंगे तो किसका मान मिल जाएगा? x का। तो अब समीकरण 2 में रखने पर, कि समीकरण 1 में रख दो, किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तो 4x + y का मान कितना है? 25 बराबर 75। तो 4x बराबर 75 - 25, तो 4x बराबर 50, x बराबर 50/4, कितना आ गया? 4, और ये 10 हो गए, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचो 12.5 डिग्री। तो देखो, x का मान तो मिला है 12.5, ये रहा, और y का मान है 25 डिग्री, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? C, ठीक है। तो इसमें C ऑप्शन अपना सही आएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करें। अब देखिए, इसके बाद में ये कुछ कथन है, इसमें से आपको सत्य और असत्य कथन छांटने हैं। ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने इसे सॉल्व कर दिया तो इसका मतलब है कि आपकी सारी बातें समझ में आ गई। अपने रीट में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं इनमें से, और हमेशा सत्य और असत्य कथन ही निकलवाता है इसमें से, कि सत्य कथन या फिर असत्य कथन बताइए। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे अपन देखते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो देखिए, आयत के लिए क्या कंडीशन होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये कह रहा है कि सारे के सारे आयत, जो भी आयत हम मान के चले, क्या वो सभी वर्ग होते हैं क्या? तो नहीं, क्योंकि वर्ग के लिए कंडीशन होती है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, जबकि आयत में ऐसा नहीं है। आयत में सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब ये कथन कैसा है? गलत है ना। सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, सभी वर्ग आयत हो सकते हैं।
दूसरा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं। समचतुर्भुज की क्या कंडीशन होती है कि जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो। और ये कह रहा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, बराबर लंबाई की हो। तो ये इस कंडीशन को पूरी कर रहा है कि भाई ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। जबकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो चारों भुजाएं हमेशा बराबर होंगी, इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज हमेशा ही होगा। तो ये वाला कथन अपना कैसा है, सही है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये अपना कथन बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर पे आता है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी हैं। सभी वर्ग, वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग जिसके चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर हो। तो जिसके चारों भुजाएं बराबर हैं वो क्या होगा, समचतुर्भुज तो होगा ही होगा। और आयत भी है, आयत की ओर कह रहा है कि आयत भी है। सभी वर्ग, तो देखो इसे हम आयत भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसलिए सभी वर्ग को हम समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं और आयत भी बोल सकते हैं। अभी जो ऊपर वाली बात थी वही है, ठीक है। इसका अपोजिट गलत होगा कि भाई सभी आयत वर्ग नहीं होंगे। यहाँ पे था ना सभी आयत वर्ग होते हैं, ये बात गलत है। लेकिन सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है अपनी। अब देखिए सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग, ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अब ये कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज तो सही बात है, समांतर चतुर्भुज नहीं होते, समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो इसका मतलब ये कथन गलत हो गया। ये सभी कह रहा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, जबकि सभी समांतर चतुर्भुज होते हैं क्योंकि वर्ग की तो कंडीशन ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब कैसी होती है, समानांतर भी होती है। जबकि ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो ये कथन हो गया अपना गलत। फिर है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगे, पतंग की परिभाषा बताई थी कि जिसकी आसन्न भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर हो और ये भुजा इसके बराबर हो, तो आसन्न भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और ये कह रहा है कि सभी पतंगे, ये पतंग हो गई, क्या समचतुर्भुज होती हैं क्या, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा कि सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं हो सकती क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। जबकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं अपनी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब है सभी समचतुर्भुज पतंग होती है, तो इसका जस्ट अपोजिट अपना बिल्कुल सही है ये तो, कि सभी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मीन्स जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं बराबर है तो ये आसन्न भुजा इसके बराबर होगी और ये आसन्न भुजा इसके बराबर होगी। इसका मतलब ये कथन सही है। हाँ देखिए 7वां नंबर है अपना सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, समानांतर हो, यानी ये भुजा सम्मुख भुजा के समानांतर हो और ये भुजा सम्मुख भुजा के समानांतर हो और लंबाई में भी बराबर हो। तो जब समांतर चतुर्भुज ये कंडीशन पहले से है इसमें, तो ये समलंब चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा, तो ये समलंब चतुर्भुज होगा क्योंकि समलंब चतुर्भुज के लिए तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि जिसका एक युग्म ये भुजा इस भुजा के, यानी एक ही सम्मुख भुजा का जोड़ा कैसा हो, समानांतर हो। तो ये कंडीशन तो इसमें अपन को पहले से ही मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ठीक है। ये कथन अपना कैसा हो गया, सत्य हो गया। अब देखिए सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्गों की बात कर रहा है। अब वर्ग के लिए हमें क्या चाहिए कि भाई चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो और 90 डिग्री का कोण बनाए। लेकिन इसमें कोण से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कह रहा है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं क्या, तो होंगे क्योंकि इसके जो आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा कैसा है, समानांतर मिलेगा हमें। क्योंकि वर्ग में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर तो होती ही होती हैं क्योंकि वो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, आपस में लंबवत होती हैं। तो इस प्रकार से ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसकी भुजाएं आगे कितना ही मिला लो, इसकी भुजाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इस प्रकार से ये कथन भी अपना कैसा हो गया, सत्य। तो अगर ये बातें अगर आपके दिमाग में बैठ जाती है तो इसका मतलब आपको सभी चतुर्भुज के गुण, उनके नियम, उनकी विशेषताएं ये आपके समझ में आ चुके हैं। तो ये तो अपने चतुर्भुज के प्रकार हो गए, सभी प्रकार के। अब इसके बाद में आता है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग और बाह्य कोणों का योग, इसमें से भी अपने कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब इसको समझते हैं अपन।
अब देखिए इसके बाद में अपना टॉपिक आता है बहुभुज के अंतःकोणों का योग और बाह्य कोणों का योग। तो देखिए किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम कोई भी बहुभुज हो उसके अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। अब बहुभुज क्या होता है? बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो या फिर रेखाखंडों से बना हुआ वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि किसी n का मान मतलब कोई अष्टभुज है, अष्टभुज मीन्स जिसमें 8 भुजाएं हैं, तो अपने पास n का मान क्या हो गया? 8। अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो 6 इंटू 180 तो 1080 डिग्री। ठीक है, तो ये सभी अंतःकोणों का योग आ जाता है उस अष्टभुज के। जैसे अपन त्रिभुज की बात करें, 3 भुजाओं, तो क्या हो जाएगा? 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, 3 में से 2 गया तो 1 इंटू 180 बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग तो सभी जानते हैं, है ना, कि त्रिभुज के तीनों कोणों, अंतःकोणों मीन्स जितने उसमें कोण है उन सभी का योग, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये बात आप सभी जानते हो। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग भी आप सब जानते हो 360 डिग्री होता है ना। लेकिन अगर उससे ज़्यादा की बात करें तो फिर हमको इस फॉर्मूले की सहायता से निकालना पड़ेगा। जैसे पंचभुज की बात करें, जैसे 5 भुजाएं हो, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितने आ जाएगा? 540 डिग्री। ठीक है, तो पंचभुज की पांचों भुजाओं का योग कितना होता है? 540। इसी प्रकार से अष्टभुज की 1080 डिग्री। तो सभी अंतःकोणों का मान निकालने का ये अपने पास फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। पहली बात तो इसमें ये हो गई। दूसरी बात यही समझ लेते हैं, बाह्य कोणों की बात करते हैं अब, कि सभी बहुभुज, किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, ठीक है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाहर के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कितना ही बड़ा हो, अष्टभुज हो, 10 भुज हो, तो उसके सभी कोणों के, बाहर के कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ये हो गई अपनी सेकंड बात। थर्ड बात देखिए कि किसी बहुभुज या सभी प्रकार के बहुभुज, सभी बहुभुज के किसी एक अंतःकोण व बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब ये क्या है, इसको समझो कि कोई बहुभुज है, जैसे कि ये एक पंचभुज है, ठीक है। अब इस पंचभुज में एक कोण ये है अंदर, ठीक है, और एक कोण ये बाहर है ना। तो ये तो अपना क्या कहलाएगा? अंदर की तरफ बना कोण अंतःकोण कहलाएगा, और बाहर की तरफ बना कोण क्या कहलाएगा? बाह्य कोण कहलाएगा। तो ये जो एक कोण जिसमें अंतःकोण और बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, इसका योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये तो आपको रैखिक कोण योग में भी दिख रहा है इसमें, तो इसी नियम से भी मान सकते हो कि एक रेखा पर बने कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी कारण से किसी भी बहुभुज के एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये कंडीशन हमको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि यदि हम अंतःकोण का सूत्र अगर भूल जाते हैं, बाई चांस अगर आप अंतःकोण का सूत्र भूल गए, है ना, तो आप क्या करोगे? बाह्य कोण का तो सबको याद रहेगा, छोटी सी बात है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो एक कोण निकाल सकते हो ना आराम से n का भाग देके, कि जैसे चतुर्भुज है ना, इधर देखिए, चतुर्भुज की बात होती है। चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का, अंतःकोण की बात नहीं कर रही, चतुर्भुज में अंतःकोणों का योग भी 360 होता है। तो बाह्य कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आपसे कोई पूछे कि एक बाह्य कोण का मान बताइए, ठीक है, चतुर्भुज के एक बाह्य कोण का मान बताइए, तो आप उसके लिए क्या करोगे? एक बाह्य कोण के लिए आपको पता है चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है ना, n का मान 4 है, तो इसके लिए आप 360 डिग्री में 4 का भाग दे दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है,
तो 90 डिग्री हो जाएगा इसका। तो चतुर्भुज का मतलब ये हो गया कि एक अंत्यकोण और एक बाह्यकोण। जब बाह्यकोण 90 डिग्री का है तो इसका मतलब एक अंत्यकोण का मान भी कितना होगा, 90 डिग्री, और 90 और 90 कितने होगा, 180 डिग्री। तो इससे हम निकाल सकते हैं, है ना। अब इसके बाद देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। भुजाओं की संख्या बताइए यदि इसका प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री का हो। यदि एक अंत्यकोण 165 डिग्री का हो। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बताइए यदि एक अंत्यकोण 165 डिग्री का हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई एक अंत्यकोण का मान दे दिया। अब भुजाओं की संख्या हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। यदि अंत्यकोणों का योग दे रखा होता तब तो हम उस अंत्यकोणों के योग में 165 का भाग दे देते, तो n का मान हमारे पास आ जाता। लेकिन अब क्योंकि इसमें अंत्यकोणों का योग नहीं है, इसलिए हमको थर्ड वाली कंडीशन काम में लेनी पड़ेगी कि भाई एक अंत्यकोण है 165 डिग्री का, ठीक है। तो उसका बाह्यकोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 माइनस 165 कितने आ गए, 15 डिग्री, ठीक है। तो बाह्यकोण कितने डिग्री का हो गया, 15 डिग्री का। अब जब बाह्यकोण 15 डिग्री का है तो हमें पता है कि सभी बाह्यकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री बाह्यकोणों का योग अपने पास है। एक बाह्यकोण का मान अपने पास है, तो हम भुजाओं की संख्या n निकाल सकते हो। तो n बराबर 360/15, ठीक है। 15 दूना 30, 15 चौक 60, तो 24 क्या आ गई, भुजाओं की संख्या। यानी उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 24 भुजाएं होंगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि x का मान बताइए, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे आकृति किस प्रकार की है, भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4 5, पंचभुज है, ठीक है। अब पंचभुज में सभी अंत्यकोणों का योग अगर डायरेक्ट याद रहता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, 540 डिग्री। और अगर याद नहीं रहता है तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो 5 भुजाएं हैं तो 5 - 2 180, 3 इंटू 180 बराबर 540 डिग्री, ठीक है। तो पंचभुज में सभी अंत्यकोणों का योग तो अपने पास आ गया। अब देखिए कोण कितने दे रखे हैं इसने, एक 30 डिग्री का एक दे रखा है, x मीन्स दोनों का मान ही x है, ठीक है। जो मान इसका है वही मान इसका है। अब देखो ये वाला कोण भी नहीं दे रखा अपन को, ये वाला कोण भी नहीं दे रखा, तो आप इस कोण को तो मान लो y और इसको मान लो z, ठीक है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था कि किसी बहुभुज में एक अंत्यकोण और एक बाह्यकोण दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस नियम से y का मान क्या निकल जाएगा अपने पास, भाई y + 70 बराबर कितने होने चाहिए, 180 डिग्री। तो y बराबर 180 - 70 बराबर 110 डिग्री। तो y का मान तो आ गया अपने पास 110 डिग्री। इसी प्रकार से z + 60 बराबर भी 180 डिग्री होने चाहिए। तो z का मान कितना आ गया, 180 - 60 बराबर 120 डिग्री। तो z का मान भी हमको मिल गया 120 डिग्री। अब देखो 1 2 3 कोण अपने पास है और चौथा मतलब जो मान समान है x की, ये हमको निकालना है। तो अब हमको पता है कि कोण 30 डिग्री प्लस कोण 110 डिग्री प्लस कोण 120 डिग्री प्लस x और x + x, इन पांचों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 540 डिग्री बराबर 540 डिग्री। अब आप इन सबको जोड़ लो, कितने हो जाएंगे ये सब, 110 और 110 और हो गए
250, ठीक है ना। सॉरी 260 डिग्री हो जाएगा इनका योग, प्लस अब देखो x और x कितने हो गए, 2x बराबर 540 डिग्री। अब देखिए 2x को यहीं पे रहने देंगे 540 डिग्री, 260 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो 2x बराबर 540 में से 260 घटाइए 0, 14 में से 6 गए तो 8 और 4 में से 280 डिग्री। तो x बराबर 280/2 कितने आ जाएंगे, 140 डिग्री। यानी x का मान आ गया अपने पास 40, यानी दोनों x का मान कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। तो आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें बहुभुज, उनकी विशेषताएं, अंतःकोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, ये सारे कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए।